हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लॉज ऑफ मोशन का 7th लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन पे। जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उन पे आज न्यूमेरिकल करेंगे। बढ़िया बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। आपको उनको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। और जब ना बने तो फिर मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, उनसे आपको सीखना है। ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपने कहाँ गलती की, उसको देखना है और उससे सीखना है। तो क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो, इसको ट्राई करो। कर लिया ट्राई, करते हैं फिर हम। पहला क्वेश्चन है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। देखो, पहला क्वेश्चन आपको नेट फोर्स की का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है। पहला है ये वाला। देखो ए में क्या बोल रहा है, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, आपको और कुछ नहीं देखना, आपको क्या देखना है? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, तो जीरो। ठीक है, इसमें कितना हो गया? नेट फोर्स जीरो। बी में एक और कोप मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, पानी में तैर रहा है। कोई कॉर्क है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कुछ भी हो, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। जब तैरता है ना, तो जो देखो, कोई भी जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस पे अभी दो फोर्सेस लगेंगे। नीचे की ओर mg लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स इसको ऊपर धकेलता है, mg फोर्स इसको नीचे की ओर खींचता है। तो जब ये फ्लोट करता है ना, तब यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो बी में भी कितना है? फोर्स जीरो। सी वाले में देखो, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। स्टेशनरी, स्थिर है, इधर इधर मूव नहीं कर रही, इधर मूव नहीं कर रही है, एकदम स्थिर है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है। तो नेट फोर्स जीरो। तो सी में भी जीरो। ठीक है, डी वाला देखो, ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखना ही नहीं और कुछ नहीं देखना, कांस्टेंट वेलोसिटी ये दिख गई ना, बस कांस्टेंट वेलोसिटी। ए जीरो, फोर्स जीरो, इसमें भी, यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। देखो, पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, दूसरे क्वेश्चन से पहले। आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको एक लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। तो उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, वो बताया गया फ्री बॉडी डायग्राम का, एफबीडी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? आपको मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, उसको पढ़ के आपको क्या बनाना होता है? डायग्राम बनाना होता है, आपको बनाना होता है डायग्राम। तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया हुआ हो तो उसको नहीं बोलते फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप उसको पढ़ के खुद बनाते हो डायग्राम, तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और ये फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? जब भी आप कभी देखना इस चीज को, कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाओ, या आपको कोई भी जो अध्यापक है, अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन की परिभाषा ना देके, क्वेश्चन की लैंग्वेज ना देके, आपको डायग्राम की मदद से समझाए, तो आपको वो चीज बेहतरीन समझ में आती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो डायग्राम को देख जल्दी समझते हैं, है ना। मैं बोल दूं, देखो ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, फिर इसकी जो वेलोसिटी पहले जीरो थी, पहले रेस्ट में थी, फिर यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, उसके बाद इसको यहाँ से जाने में टाइम लगा 20 सेकंड का। अब बताओ आप, एक्सेलरेशन बता दो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ऐसे समझाते हैं ना, तो समझ में जल्दी आता है। तो आपको क्या करना है? एफबीडी बनाना है, लैंग्वेज पढ़ो और एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये आपकी चीज दी गई है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, वहां पे हम फ्री फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को, इस ये आपके क्वेश्चन सामने आ रहा होगा, इसको पढ़ो, ट्राई करो, एफबीडी बनाओ, देखते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। देखो, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ, पहले एक स्ट्रिंग बना लो, इसे स्ट्रिंग बना ली भाई, कि वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ये दो एंड होते हैं स्ट्रिंग के। आगे पढ़ो क्या बोल रखा है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ एल है, ओके, इसकी लेंथ एल है, कैसे बनाना है? इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m। इसका जो एक एंड है वो एक पार्टिकल से बंधा हुआ है जिसका मास कितना m है।
इस प्रकार से। एंड द अदर टू ए स्मॉल पेज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब यहाँ पे आपको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बनानी है ऐसे, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बना दिया उन्हें ऐसे, और ये एक स्मॉल पेज है जो स्मूथ, ये और ये टेबल कैसी है, स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। स्मूथ दे दिया मतलब फ्रिक्शन फोर्स जीरो, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस रस्सी का जो एक एंड है वो एम पार्टिकल से बंधा हुआ है और एक एंड जो है वो ये तो स्मॉल पेज है इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे यहाँ से बंधा हुआ है। अब देखना ये टेबल जो है वो इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतनी बड़ी है ये टेबल, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसको वापस बनाते हैं डायग्राम को। ये आपकी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यहाँ पे एक पेज और यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग, ये है मास, ठीक है, ये ऐसे, और ये स्मूथ है। आगे देखो क्या बोल रखा है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, इफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, समझ गए होंगे। ये रस्सी से बंधा हुआ है, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन सर्किल विद स्पीड v, इसकी स्पीड दे रखी है v, इसकी स्पीड v दे रखी है, इसकी लेंथ l दे रखी है। द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स बताना है इस पार्टिकल पे, ठीक है, इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल है ना ये, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। और फिर ये देखो कोष्टक में दे रखा है आपको, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो फोर्स बताना है आपको, ठीक है। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। अब मैंने आपको ये चीज सेंट्रीपिटल फोर्स जो लॉज ऑफ मोशन 06 में मैंने आपको समझाया था कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो क्या, उसकी जगह बहुत सारे फोर्सेस उसकी जगह काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है आपको बताना है, मैंने ये चीज समझाई थी। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ऐसे तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो आपका ये तो पूछा है, देखो ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऑप्शन 1 T, ठीक है। और T की वैल्यू क्या होगी, T बराबर mv² है ना, ये होगी। तो इस प्रकार करना, ये एफबीडी हमने इस प्रकार ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, पढ़ो इसको, ट्राई कर लो। कर लिया, ट्राई करें हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 केजी, अच्छा, मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग। अच्छा, आपको टाइम याद करना है, ठीक है। और एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसका मास कितना दे रखा है, ऐसे पहले तो एक मास बना लो, एक कोई पार्टिकल बना लो जिसका मास देखो कितना दे रखा है, मास दे रखा है 20 केजी, तो इसके अंदर लिख दो 20 केजी का मास, ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर क्या देखो क्या बोल रखा है, इज अ बॉडी 20 केजी मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे लिख दो ऐसे। अब आपको ये ज्ञात करना है, अब आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स, समझ रहे होंगे रिटार्डिंग फोर्स क्या करता है। रिटार्डिंग फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो ये इधर इसको रोकता है, इधर मूव कर रहा है तो इधर लगता है, इसको रोकता है, रोकने का काम करता है, अपोज करता है मोशन को। 50 न्यूटन इधर लग रहा है, इसकी ये इधर मूव कर रहा है, तो कुछ समय बाद ये रुकेगा, यही तो ज्ञात करना है, ये टाइम ही तो ज्ञात करना है, ये टाइम ज्ञात करना है कि कितने समय बाद। इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, 20 किलो का ये कोई पदार्थ है जिसको 50 न्यूटन फोर्स लगा के मैं इधर खींच रहा हूं, तो कितने समय बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि फोर्स तो मैं इधर लगा रहा हूं तो रुकेगा कभी ना कभी, तो ये टाइम ज्ञात करना है कितने समय बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। आपको क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। तो जहां पे भी आपको v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एक्सेलरेशन,
डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें अगर आपको याद करनी हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए एक चीज और ही आपको याद रखनी है, F बराबर ma, ये इक्वेशन और इंक्लूड करो इनमें। इनके लिए तो 3 इक्वेशन है ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए 3 तो है, ऊपर एक 4 नंबर इक्वेशन और आ गई, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन, जब भी आपको पूछे कि एक्सेलरेशन याद करो, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको 3 तो इक्वेशन ऑफ मोशन और चौथी है बराबर ma, ये 3-4 ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन याद कर सकते हो क्या आप, देखो यहाँ पे हमको टाइम याद करना, टाइम याद करना तो v बराबर u प्लस at, हमको v पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, u पता है 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी पता है, t हमें निकालना है। अगर एक्सेलरेशन पता लग गया तो हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आप बता दो कितना होगा, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये F बराबर ma वाली। F आपको दे रखा है 50 न्यूटन का, बराबर m आपको पता है 20 kg इंटू a। तो अब यहाँ पे आपको रिटार्डिंग फोर्स बोल रखा है, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा सकते हो, वरना अगर आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो चलो एक देखो अभी बताते हैं, चलो करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 5/2 आएगा, 2.5 हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा आ गया। एक्सेलरेशन ये आ गया, माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी रिटार्डिंग हो गया, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पे अगर आप ए रखते हो तो v का मान तो 0 है, v का मान 15 है, माइनस 2.5 टी, ये इधर आया प्लस में हो गया 2.5 टी बटा 15, टी बराबर 15 बट्टे 2.5, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। अब ये टी किस में आया, टाइम प्लस में आया, बट टाइम अगर माइनस में आ जाता तो कोई फर्क पड़ता, हमें पता है कि टाइम कभी माइनस में होता ही नहीं होता ना, टाइम टाइम क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो अब माइनस आ भी जाता, अगर आपने यहाँ पे नहीं लगाया होता माइनस, अगर ये माइनस में आता फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है टाइम प्लस में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं वो। बट ठीक, आप हिसाब से चलो अपने। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पढ़ो इसको ध्यान से, ट्राई करो। कर लिया ट्राई, करें हम। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 30 kg, 3 kg, ठीक है। ये देखो कोई बॉडी है जिसका मास 3 kg है, ऐसे करते चलो, देखो एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन। एक कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक अपने दिमाग में एबीडी बनाओ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं बाहर भी ना, अपने दिमाग पहले जैसे आप पढ़ो ना क्वेश्चन को, अपने दिमाग में एबीडी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करते चलो। एक कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, फिर यहाँ पे मास बनाओ 3 kg, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर इस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया, जब इस फोर्स अप्लाई करते हैं तो 25 सेकंड बाद, 25 सेकंड का टाइम लिया इसने और अपनी वेलोसिटी को चेंज किया 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड। मास तो इसका 3 kg है, ये आपने बनाया। उसके बाद ये क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, जो ये बॉडी है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ये चीज बोलिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, आपको फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताना है, ये बता सकते हो। कैसे बताओगे, फोर्स के लिए वही फेमस फॉर्मूला न्यूटन का दूसरा नियम, ये इतना सा है। फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ये एम आपको दे रखा है, बस एक्सेलरेशन निकाल लो आप, एक्सेलरेशन मिलेगा। देखो ये इतना सारा डाटा दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनसे आप एक्सेलरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो बताओ फिर एक्सेलरेशन निकालो, कौन सी इक्वेशन लगाते हैं। देखो कौन, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सी इक्वेशन लगाना, तो तीनों इक्वेशन यूज करके देख लो, ठीक है, कोई ना कोई सी तो लगी जाएगी। v बराबर u प्लस एटी, तो v का मान कितना 3.5, u का मान 2 प्लस a, एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है, t कितना देर का 25, तो 3.5 माइनस 2 1.5 बराबर 25a, 25a, a बराबर 1.5 बट्टा 25, कैलकुलेट करो इसको कितना जाएगा, 15 बट्टा 25 गुणा 10, 5 के पहाड़े से कटे 5, ये 3, 3 बट्टा 50
एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3/50। एफ की वैल्यू निकालो, एम का मान 3 kg, 3/50, 9/50 आ गया। हाँ ठीक है, 9/50 पॉइंट में कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। तो 9/50 न्यूटन फोर्स आपका आ गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन भाई इसी तरफ है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 3 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब फोर्स इधर लग रहा है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड हो जाती तो मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, बट यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अगर आप इसको ऐसे बोलो, ये अक्स एक्सिस है, तो अक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लग रहा है, फोर्स डायरेक्शन पता लग गई। मतलब जिस तरफ वेलोसिटी है, जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी तरफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ओके, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो, ट्राई करो इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है यार सच में, इससे आप कुछ बहुत ही अच्छा नया सीखोगे, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। करो, ट्राई करो, कर लिया ट्राई, ट्राई करना जरूर यार, ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड। पहले ट्रक बना लो अपना। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रक, ट्रक, ये ट्रक की ट्रॉली, और यहाँ भी ये ट्रक। ठीक है, ये टायर वगैरह बना लो, 3-4 टायर, कितने होते हैं टायर, इतने होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रक अपना मूव कर रहा है, पहले रेस्ट में था। ये ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u बराबर 0। ठीक है, ये चीज आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल किए थे, तो इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए, लॉज ऑफ मोशन चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ी देर बाद ये ट्रक भाई साहब यहाँ पे पहुंचे, और इनका जो एक्सेलरेशन था ये हो गया 2 मीटर, जो इनका एक्सेलरेशन था यहाँ पे ऐसे चल के आए, इनका एक्सेलरेशन बना हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ए टी बराबर 10 सेकेंड। देखो यहाँ पे ट्रक स्टार्ट हुआ टी बराबर 0 पे, अब बात हो रही है टी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड बीत गई। अब हम बात कर रहे हैं एट टी बराबर 10 सेकंड। ये जो कंडीशन है ये वाली, इस पे बात की जा रही है। ये इसी को कहते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो मैंने ट्रक बनाया, ये सब चीजें लिखी है ना, इससे आपको क्या क्यों बना रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए, है ना। इससे क्या होता है, जल्दी समझ में आता है। एक तो आपने पढ़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, एक इसको आप देख रहे हो, तो थोड़ा समझ में आता है ना ये चीज, इसीलिए एफबीडी का कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है ये, आगे देखो, पढ़ो इसको। टी बराबर 10 सेकंड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे ट्रक के ऊपर, पता नहीं ट्रक के ऊपर क्यों खड़ा, अंदर जगह नहीं होगी बेचारे के लिए, कोई नहीं, चलो ठीक है, हमारे क्या है। तो ये इसके हाथ में स्टोन है, पत्थर है, पत्थर को ये ड्रॉप करता है, छोड़ता है नीचे। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो हाइट है, पत्थर को छोड़ता है, और ये जो ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर हाइट है। ठीक है, आगे पढ़ो। व्हाट आर द, पूछा है आपसे, 2 पार्ट पूछे हैं, एक तो वेलोसिटी पूछे और एक्सेलरेशन पूछा है। एट, और किसकी पूछी है, स्टोन की पूछी है, स्टोन की पूछी है। ठीक है, ये जो स्टोन ये छोड़ रहा है ना हाथ से ऐसे, स्टोन, उसकी पूछी है। वेलोसिटी पूछी है, स्टोन की वेलोसिटी पूछी है, स्टोन का एक्सेलरेशन पूछा है, और क्या बोला है, टी बराबर 11 सेकंड पे। ये जो कंडीशन हमने बात की, ये टी बराबर 10 सेकंड की बात है। हमको याद करना है 8 टी बराबर 11 सेकंड पे स्टोन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दो चीजें हमको निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालते हैं पहले, निकालो कैसे। वेलोसिटी दिख गया, मतलब कौन सी इक्वेशन, तो वो 3 इक्वेशन है, उनको यूज करना है। तो पहले हम पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, v बराबर u प्लस टी। अब हमें v निकालना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, पत्थर की बात कर रही है, ये ट्रक की। आप अब इसमें मत चले जाना, ट्रक पे मत जाओ भाई। u पत्थर की निकाल रहे हैं ना, तो u कितना, स्टार्टिंग में 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जैसे ही
इस पत्थर को छोड़ा गया तो ये किसके अंदर मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर। तो कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बात मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी, शायद लॉज ऑफ मोशन 02 में बताया था मैंने, ठीक है। तो वहां पे मैंने कहा था कि जैसे ही आप उस पत्थर को छोड़, एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन कभी भी जो पुरानी मेमोरी उसको सेव नहीं रखता। ऐसा उसको पता नहीं है कि पहले मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर, पहले तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही था। जो ट्रक का एक्सेलरेशन था वही उस आदमी का था, और वही उस आदमी के हाथ में जो पत्थर उसका था। पहले तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही था, बट जैसे इसने छोड़ा तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग गया। और हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम सिंपलिसिटी के लिए मानेंगे 10 है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो उसके लिए हम जी की वैल्यू 9.8 होती है, बट हम ये 10 लेके चल रहे हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यहाँ पे लिखो 10, और टाइम कितना, टाइम बताओ आप कितना लिखें, 11 लिखें, 11 लिखें, नहीं 11 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे पत्थर के लिए तो ये 1 सेकंड है ना, ये ट्रक के लिए कितनी है, 10 सेकंड है। पत्थर के लिए कितना है, 1 सेकंड है। तो यहाँ पे 10 से 11 पहुंचा, पत्थर के लिए तो ये स्टार्ट हो रहा है 8t बराबर 10 सेकंड, ये ट्रक के लिए। ट्रक यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ट्रक के लिए था। जैसे ही पत्थर को छोड़ रहा है वो, तो पत्थर को कितने टाइम पे छोड़ रहा है, 8t बराबर 10 सेकंड, बट वो पत्थर के लिए कितना है, 0 है। अब 11 सेकंड पे हमें याद करना है, तो कितना टाइम इंटरवल हो गया, 1 सेकंड हो गया। समझ रहे हो इस चीज को, मैंने घड़ी में टाइम चालू किया, टक पत्थर को छोड़ रहा हूँ, पत्थर के लिए तो 0 ही था, फिर 1 सेकंड में नीचे, हमें तो 11 सेकंड पे बात करनी है, तो कितना सेकंड हुआ, 1 सेकंड हो गया। ओके, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए नहीं है, ठीक है, बट अगर ऑप्शन में दिया होता कि ट्रक की वेलोसिटी, आपका पहला उत्तर तो आ जाता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस ऑप्शन को टिक कर देते और ये आपको हो जाता गलत। क्यों हो जाता, सुनो ध्यान से। v बराबर 10 मीटर पर सेकंड सही तो बताया है, बट सिर्फ और सिर्फ आपने ये वर्टिकल वेलोसिटी बताई है, वर्टिकल वेलोसिटी, ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी बताई है, इसकी हॉरिजॉन्टल भी तो है ना वेलोसिटी, किसके कारण, इस ट्रक के कारण। ये ट्रक इधर चल रहा था, ये ट्रक की कुछ वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन है, तो इसकी वेलोसिटी भी थी। तो वेलोसिटी आपको ज्ञात करनी होगी पहले तो इस ट्रक की कुछ वेलोसिटी थी, तो हॉरिजॉन्टल, अब जितनी वेलोसिटी उस ट्रक की थी उतनी वेलोसिटी उस आदमी की होगी, और उसी वही वेलोसिटी उस आदमी के हाथ में जो पत्थर उसकी होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो थी, आपने हॉरिजॉन्टल तो बताई थी, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वर्टिकल आपने निकाल ही ली है, फिर यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी वो आपसे पूछी गई है। अगर आपको बोला जाता कि वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, तो आप वर्टिकल वेलोसिटी बता देते। अगर आपसे बोला जाता कि वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, देखो वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के आपको क्वेश्चन में प्रॉपर बोला जाएगा, इंडिविजुअली प्रॉपर बोला जाएगा कि आपको वर्टिकल वेलोसिटी बतानी है या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मानना है कि आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे। तो हाँ, आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछना चाहता है, तो बताओ। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल निकालो, फिर वर्टिकल निकालो, फिर उनका रिजल्टेंट बताओ। तो वर्टिकल तो आपने निकाल लिया, आपको हॉरिजॉन्टल बता दो, फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट तो आपको पता ही है, फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ा है ना। ये वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, बड़े समझदार बच्चों आप, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सॉरी वर्टिकल तो निकाली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ट्रक की वेलोसिटी निकाल लो। जो वेलोसिटी ट्रक की वही वेलोसिटी उस आदमी की, वही वेलोसिटी उस आदमी के हाथ में जो पत्थर है उसकी। चलो निकालो। तो आप ट्रक की वेलोसिटी निकाल लो, पत्थर की वेलोसिटी अपने आप मिल जाएगी। v बराबर u प्लस at। v कितना, v तो हमें निकालना है, ओके। u कितना, ट्रक की बात कर रहे हैं, ट्रक की बात की जा रही है, ट्रक 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 क्यों बात की जा रही है, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी निकाल ली हमने, वही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पत्थर की होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0, प्लस ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी। टी बताओ 10 रखें कि 11 रखें, 10 रखें कि 11 रखें। बोला तो टी बराबर 8t बराबर 11 सेकंड पूछा है हमसे, बिल्कुल पूछा है। अब हम क्या रखें भैया, टी बराबर 11 सेकंड रखें या टी बराबर 10 सेकंड रखें। तो मैं कहूंगा टी बराबर 10 सेकंड रखो। क्यों रखेंगे टी बराबर 10 सेकंड, क्यों रखें, सुनो। हमें ट्रक की वेलोसिटी निकालनी है यहां तक, फिर आगे जो जो हमें पूछा है, स्टोन की वेलोसिटी पूछी, वो टी बराबर 11 सेकंड पूछे।
जैसे ये ट्रक था, स्टेशनरी पे था, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फिर टी बराबर यहाँ पे पहुंचा। तो जैसे ही टी बराबर 10 सेकंड पे पहुंचता है, मैंने पत्थर को कर दिया ड्रॉप। टी बराबर 11 सेकंड पे आगे चला गया, पत्थर तो नीचे रह गया। आया, टी बराबर 10 सेकंड पे पत्थर को नीचे गिर दिया, गिर गया, ठीक है। अब 11 सेकंड पे जो पूछा है, तो पत्थर की वेलोसिटी पूछी है, टी बराबर 10 सेकंड पे पत्थर और ट्रक दोनों अलग हो गए। टी बराबर 10 सेकंड पे पत्थर और ट्रक दोनों अलग हो गए। तो 11 सेकंड पे आप ट्रक की वेलोसिटी निकाल के करोगे भी क्या? क्यों निकाल रहे हो टी बराबर 11 सेकंड पे ट्रक की वेलोसिटी? टी बराबर 10 सेकंड पे अगर हम ट्रक की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो क्या होगी? वो इस पत्थर की ओरिजेंटल वेलोसिटी होगी, कि पत्थर जब गिर रहा था नीचे से, नीचे गिर रहा था, तो उसके पास वेलोसिटी कितनी थी? तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 10 सेकंड रखेंगे। एक्चुअल में तो निकालनी तो 11 सेकंड पे ये, तो एक्चुअल में हम 11 सेकंड में निकाल रहे हैं, तो क्या ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम निकालेंगे कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। कितने टाइम पे निकाली? टी बराबर 10 सेकंड पे निकाली। तो क्या ये वेलोसिटी बाद में चेंज होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो ग्रेविटी काम कर रही है, और ग्रेविटी जो है वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी कि एक ऐसे पत्थर को हमने ऐसे फेंका, तो वहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे। तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उस पे जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर कर रहा था, वो था ग्रेविटी। अब हॉरिजॉन्टल में क्या चेंज आएगा? ये ऐसे काम कर रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन, वो वर्टिकल मोशन को इफेक्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ जैसे ही पत्थर को छोड़ा जाता है वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, तो वो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है और वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन को इफेक्ट करता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी टी टी बराबर 10 सेकंड पे, वही टी बराबर 11 सेकंड पे रहेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई, ये आपको मिल गई वर्टिकल वेलोसिटी। ये इधर वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल 20 और ये 10। ये रिजल्टेंट बता दो आप कितना होगा, निकाल लें इसको। 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 कोस, एंगल कितना है दोनों के बीच में? 10, और 20 के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री का। तो कोस 90 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। 100 प्लस 400 रूट का 500, ठीक है। इसको निकाल सकते हो आप ऐसे करके, 500 तो निकाल लेना उसको। तो 500 मीटर पर रूट 500 पर मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको वेलोसिटी तो मिल गई, वेलोसिटी मिल गई तो आप क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आराम से, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकाल लो, और क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है तो आप एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या निकालने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्या एक्सेलरेशन होगा? जैसे ही पत्थर को छोड़ा जाता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें इजी कैलकुलेशन के लिए मान के चले हैं 10। तो बात खत्म। नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। देखो एक 70 kg का आदमी है जो लिफ्ट में खड़ा है वेइंग स्केल पे। ये पहले तो आप लिफ्ट बना लो ऐसे, लिफ्ट में एक रख दो वेइंग स्केल। वेइंग स्केल पता है ना क्या होता है? वजन नापने वाली मशीन, ठीक है, वजन नापने वाली मशीन होती है। और इस पे ये आदमी खड़ा है ऐसे, ठीक है। या इस आदमी का मास जो है वो 70 kg है। इतनी चीज आपको दी गई है। अब आपसे पूछा क्या है? देखो चार पार्ट दे रखे हैं आपको। पहला है अपवर्ड, अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको तीन केस दिए गए, ए बी सी, और इन तीनों में आपसे जो पूछा है वो लिखा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन द ईच केस। ए बी सी में जो आपको पहली बार आपको ए बी सी पढ़ना है, और इनमें जो आपको जो दिया गया है इसमें आपको बताना गया है कि हर एक केस में ये जो आदमी है, ये जो स्केल है वेइंग स्केल, इस पे रीडिंग कितनी दिखाएगा, ठीक है। तो पहले एक चीज मैं समझा देता हूँ आपको, पहले एक चीज समझ लो आप। चीज ये है कि जो ये वेइंग स्केल होता है ये क्या करता है? ये आपके नॉर्मल जो फोर्स लगता है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स जो लगता है, नॉर्मल फोर्स, उसको मापता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, 70 kg का आपका मास है, मास 70 kg है,
तो जब आप इस पे खड़े होते हो तो आप mg फोर्स लगाते हो, ये आदमी की ओर mg फोर्स लगा रहे, ऊपर की ओर लगता है नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है उसको मापता है ये वेइंग स्केल, ठीक है। अपोज करता है, जैसे जैसे आपको जो अपनी अर्थ है वो खींच रही है नीचे की ओर, वेइंग स्केल आपको धकेल रहा है ऊपर की ओर। तो जब ये ऊपर की ओर आपको धकेलता है ऊपर की ओर, तब ये जो आपने इस वेइंग स्केल ने आपको रोकने में कितना फोर्स लगाया, वो फोर्स ये वेइंग स्केल मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट केस है ए वाला, उसमें आपको दे रखा है कि अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड दिख जाए ना, तो वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना। इक्विलिब्रियम दो कंडीशन पे तो लागू होता है, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड उसकी हो ऑब्जेक्ट की। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया ना, तो अब भले ही लिफ्ट अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए, भले ही आदमी 70 किलो का हो, 7,000 kg का हो, कितने भी हो, मतलब नहीं है। चाहे वो वेलोसिटी चाहे 15 मीटर दे रखी हो, 10 मीटर दे रखी हो, मीटर पर सेकंड दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, उससे इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहता। यूनिफॉर्म दे दिया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होने पे एन बराबर एम जी, ठीक है। एन बराबर एम जी, तो एन बता दो, तो एन हमें निकालना है, तो एम बता दो 70। इजी कैलकुलेशन के लिए जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी यहाँ पे, तो वहां पे हम जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं इजी कैलकुलेशन के। तो एन की वैल्यू आ गई 700 न्यूटन। अब एक चीज, तो क्या अब वेइंग स्केल जब आप देखते हो अपना, कभी आपने वजन नापा होगा, तो वेइंग स्केल क्या 700 न्यूटन दिखाती है क्या कभी? क्या दिखा देगा वो, क्या दिखा देगा वो, मास दिखाती है आपका। यानी जो स्केल पे रीडिंग मिलती है वो किसमें मिलती है, किलोग्राम में। तो अभी यहाँ पे तो एन बराबर 700 न्यूटन आ गया। अब ये जो आपकी वेइंग स्केल होती है वो अर्थ के ऊपर आधारित होती है। जो हमारी अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसे 9.8 है, मून पे जाओगे तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका कम है, शायद वहां पे 1.62 है, अर्थ का 9.8 है। बट अभी के लिए आप हम क्या लेके चल रहे हैं, इसी कैलकुलेशन में 10, तो अभी आपके लिए 10 ही है। एक एक्चुअल में 9.8 है, मून का 1.62 है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है सभी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी जितना मास आपका है अर्थ पे, मून पे शायद उससे कम होगा। जो मास, वैसे मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। और वेट किस चीज पे डिपेंड करता है, वेट क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी तो होता है वेट, एम जी यही तो होता है, यही वेट होता है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नॉर्मल फोर्स और ये वेट जो है वो बराबर हो जाते हैं, नॉर्मल फोर्स और वेट बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यहाँ पे एन डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो एन बराबर एम जी हो गया, ये हमने नॉर्मल फोर्स निकाला। आपकी जो ये वेइंग स्केल बनाई होती है, किसने बनाई, इंजीनियर वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने क्या करता है, ये उन्होंने क्या किया कि जो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि जो ये फोर्स इसी को मापता है, वैसे ये जो वेइंग स्केल है इसी को मापता है। इसी को मापने के बाद फिर इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि इसमें 700/10 कर देता है। वैसे करता तो एक्चुअल में 9.8 है, बट अभी इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं। एक्चुअल में 9.8 करता है ये, बट अभी के लिए 10 मान रहे हैं। क्यों करता है 10? क्योंकि इसको इस प्रकार से बनाया गया है, डिजाइन इस प्रकार से किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अगर हम मून पे रहते हैं तो फिर ये 1.62 है ना, इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो अभी इससे ही कर रहे हैं, नहीं तो फिर 1.62 पे करते अगर मून पे रहते तो, है ना। तो 10 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है, अर्थ पे रहते हैं इसलिए। तो इसलिए फिर ये यहां से कट जाएगा और 70 kg आपको मास दिखा, आपका जो वजन है वो दिखा देगा। बी वाला देखो, बी में क्या बोल रहा है ये, डाउनवर्ड डाउनवर्ड जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन बता दिया आपको, एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज बताता हूं मैं, जब आपकी बॉडी, जो जिस बॉडी में आप हो, जैसे अभी आप ये मान लो आप हो वेइंग स्केल पे खड़े हो, और ये जो लिफ्ट है, कभी आप खुद नोटिस कर लेना, आप जब लिफ्ट वगैरह में जाओ तो ऊपर जाते हो नीचे जाते हो तो आपके वजन में आपको कैसा फील होता है, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। आपको लगेगा कुछ ना कुछ भार में कमी या भार में वृद्धि, ठीक है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की थी।
तो अभी एक्सेलरेशन जब आता है ना, तो जब कोई बॉडी जिसमें आप बैठे हो, आप अंदर हो, और वो जो बॉडी है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका दिया है आपको? आपका थोड़ी ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। ये जो एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन लिफ्ट का है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में आप बैठे हो और वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का, इनर्शियल फ्रेम वो होती है जो, अब जैसे जैसे ये लिफ्ट थी, ए वाला जो केस हमने देखा, ए वाले केस में ये थी इनर्शियल फ्रेम, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था उस बॉडी में जिसमें आप बैठे हो, जिसमें आप खड़े हो, बैठे हो, जिसमें आप हो अभी, जैसे ट्रेन, बस, स्कूटर, बाइक, कुछ भी। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, लिफ्ट है, तो लिफ्ट एक्सेलरेशन कर रही है, लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन होने की वजह से जो आप इसके अंदर हो, तो आपके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन करती है तो आपके लिए इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं, जैसे यहाँ पे I बराबर ma, ये सब जो भी 3 नियम है, तीनों नियम वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कर रही है, इसीलिए यहाँ पे अभी जो है देखना पड़ेगा। ये तो इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स लगता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमको न्यूटन के नियम वैलिड कराने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स अज्यूम करना पड़ता है, और उस फोर्स को कहते हैं शैडो फोर्स। और ये जो शैडो फोर्स है, इसको हिंदी में कहते हैं आभासी बल, यानी एक्चुअल में ये कोई फोर्स होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, अगर आप बाहर से खड़े होकर देखते हो, मैं जैसे लिफ्ट में जो आदमी है उसको लगेगा कि यार कोई तो फोर्स लगा है। इसका एग्जांपल दूं आपको, आप जब बस में बैठे होते हो, तो बस अचानक से जब आगे बढ़ती है तो आप पीछे की ओर खिसकते हो। बस जब अचानक से रुकती है तो आप आगे की ओर झुकते हो। ये आपको लगेगा यार किसी ने मुझे धक्का दिया ही नहीं, तो किसने, तो फिर वो आगे पीछे कैसे हुआ, कैसे हुए? शैडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपको वो दिखता नहीं क्योंकि कोई होता ही नहीं वहां पे। तो शैडो फोर्स एक आभासी बल है, आपको आभास होता है कि, क्योंकि वो होता किसकी वजह से? एक्सेलरेशन के कारण। तो जो व्यक्ति बाहर खड़ा होकर देख रहा है, मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं, तो हाँ, लिफ्ट में एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन के कारण क्या हो रहा है, इस लिफ्ट में ये जो आदमी आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, या उसके बाहर में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, ये चीज हो रही है, हमें दिख रहा है। अगर बाहर खड़ा होता है आदमी तो उसको दिखता है कि एक्सेलरेशन के कारण। बट अगर आदमी अंदर बैठा हो तो उसके लिए न्यूटन को जो नियम है, जो इक्वेशंस है, उनको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स को अज्यूम किया गया जिसका नाम था शैडो फोर्स। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि शैडो फोर्स लग रहा है। अब जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी का, लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही है तो शैडो फोर्स ऊपर लगेगा, लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है शैडो फोर्स नीचे लगेगा। यानी जिस तरफ भी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है, शैडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोल रखा है, डाउनवर्ड विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो शैडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो शैडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। शैडो फोर्स बताओ, एफ याद कर लो, यहां से देखो, एफ बराबर एम ए, ये क्या कहते हैं, शैडो फोर्स है, पी एस इसे लगा दो। तो एम कितना, 70, मास 70 है। एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड पे, तो 5। शैडो फोर्स कितना आ गया, 350, 7 5 35, 350 न्यूटन। ये शैडो फोर्स है। एमजी फोर्स किस तरफ लग रहा है, एमजी फोर्स भी नीचे, देखो शैडो फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो शैडो फोर्स ऊपर लगेगा। डाउनवर्ड है तो शैडो फोर्स ऊपर लगेगा। एमजी फोर्स नीचे लग रहा है। एमजी कितना है, एफ बराबर मास 70 kg, जी 700 न्यूटन, 700 न्यूटन का फोर्स। एमजी तो नीचे ही लगता है, नीचे की ओर। एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए शैडो फोर्स ऊपर की ओर है। इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। 700 माइनस 350 हो गए, 700 माइनस 350 हो गए, 350 हो गए, 350 न्यूटन। तो जो वेइंग स्केल है उसने 350 न्यूटन का फोर्स नाप लिया। अब क्या करेगा, कैलिब्रेशन। डिजाइन इस प्रकार किया गया है, ये भाग लगाएगा 10 का, 35 केजी आपको देखने को मिलेगा। जो वेइंग स्केल की जो रीडिंग है वो आपको 35 केजी देखने को मिलेगी। हमसे ही तो पूछा गया कि वेइंग स्केल की रीडिंग बताओ हर एक केस में, तो बी वाले केस में आपको 35 केजी देखने को मिलेगा। सी वाला पार्ट क्या है, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जो एक्सेलरेशन है उससे ऊपर जा रही है, अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर ही है।
तो फिर ऊपर जा रही है तो शोडो फोर्स कितना होगा, 70 गुणा 5 350 उतना ही होगा, ठीक है। फिर 70 गुणा 10 mg फोर्स 700 350। ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर है, नीचे फोर्स ऐड कर दो, कितना 1050, 1050 बटा 10 105 केजी। तो वेइंग स्केल पे रीडिंग कितनी दिखेगी, 105 केजी, ठीक है। अब डी वाला पढ़ो। डी में देखो क्या बोला है आपको, what would be the reading, what would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity। देखो ये बोल रहा है कि लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो गया। अब लिफ्ट फेल हो गई तो वहां पे लिफ्ट अब किसके अंडर मूव कर रही है, उसका तो खुद का तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अब लिफ्ट मूव कर रही है फ्री फॉल, फ्रीली मूव कर रही है, ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ग्रेविटी के अंदर मूव करेगी तो वहां पे आपको स्थिति वेटलेसनेस, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता, यानी आपका भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट फेल हो गई, लिफ्ट का मशीन सब खराब हो गया, तो लिफ्ट किधर गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, और नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। वेइंग स्केल पर वो आदमी खड़ा है, अब एक्सेलरेशन इस पे नीचे की ओर लग रहा है, तो शोल्डर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो शोल्डर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है एमजी फोर्स। तो ये एमजी फोर्स ऊपर की ओर, सॉरी एमजी फोर्स नीचे की ओर और शोल्डर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। शोल्डर फोर्स कितना होगा, 70 गुणा 70 मास है ना, 70 मास है, गुणा एक्सेलरेशन, वहां पे 5 था इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे अभी 9.8, क्योंकि अभी हम इजी कैलकुलेशन 10 ले रहे हैं, तो 10 तो 700 न्यूटन। ये क्या है, शोल्डर फोर्स है, एफ पी एस लगा दो। शोल्डर फोर्स की स्पेलिंग पी एस, पी से स्टार्ट होती है, ठीक है। और एम जी फोर्स 70 गुणा एम जी, एक्सेलरेशन कितना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है, 10 होता है, 700 न्यूटन। समझिए कोई हो गया आप, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट, एक्सेलरेशन नीचे, शोल्डर फोर्स ऊपर, एमजी फोर्स तो नीचे है ही, तो दोनों क्या हो जाएंगे, -0। कितना फोर्स आएगा, 0 न्यूटन। अब ठीक है, अब 0 से डिवाइड करो आप, किसको, 10 को, कितना मिला, 0 केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर 4.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg, what is the force on the particle 40 चार, ठीक है ठीक है, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जहां पे, 1 मिनट में ले लेता हूं, ये अक्स मीटर में दे रखा है, दूरी कह लो, विस्थापन कह लो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, या टी सेकंड में दे रखा है। और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे 0 है। तो t बराबर, ये देखो पूछ रहा है आपसे, t बराबर, t 0 से कम, अब 0 यहाँ पे t है, ठीक है, टाइम ये वाली जो एक्सिस है ये t बता रही है, तो 0 से कम पार्टिकल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, पार्टिकल ने तो मूव ही नहीं कर रहा ना, तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो आपसे पूछा क्या, आप देखो फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स पूछा है, F बराबर एम ई, फोर्स के लिए F बराबर एम ई याद रखना। वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। किस केस में, इस वाले केस में, ठीक है। अगले वाले केस देखो, T फोर्स, अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये ग्राफ ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला चीज देखो, ये क्या है, लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको। जो अक्स और टी का ग्राफ क्या बताता है, अक्स और टी का क्या क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है। स्ट्रेट लाइन मिली है आपको, ये जो ग्राफ मिल रहा है इसकी स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। इससे पहले कोई मतलब ग्राफ ही नहीं दे रखा, तो फोर्स 0 ही है। यहाँ पे क्या मतलब 0, और ये जो 4 है, 0 से 4 की ये भी दे रखा है आपको 0 ऐसे t। इसके इस वाले केस की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे तो ये लीनियर ग्राफ मिल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो a0 f0। फिर 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद वही पार्टिकल रुक ही गया ना, पोजीशन आगे बढ़ रही है क्या इसकी, देखो ये आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ये रुक गया आगे। अब इसकी जो पोजीशन है 3 बनी हुई है, 3 बनी हुई है, वेलोसिटी क्या रुक गया, पार्टिकल पार्टिकल रुक गया, तो वापिस है 0। इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ T4। तो फोर्स कितना, 0। 3 कंडीशन दी थी, तीनों कंडीशन में आपके लिए फोर्स 0 है। आगे देखो क्या पूछा है इसने, इम्पल्स है t बराबर 0 एंड t बराबर 4 सेकंड। आपको इम्पल्स पूछा है, इम्पल्स इम्पल्स पता है ना क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला J से इसको डिनोट करते हैं, F इंटू डेल टी होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, ये आपसे बोला है, निकालो t बराबर 0 और t बराबर 4 पे। अब आप बोलोगे भैया यार एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे लिखा डेल्टा टी, तो मतलब जो इम्पल्स है वो डिफाइन ही होता है टाइम इंटरवल पे। तो आप 8, अभी ये बोल रहा है कि 8t बराबर 0, 8t बराबर 4, ये तो पर्टिकुलर इंस्टेंट दे रखे इसने, क्षण विशेष पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो ये जो इम्पल्स है ये डिफाइन नहीं होता। तो क्योंकि आपने डेल्टा टी लिखा है, देखो डेल्टा पी भी, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल तो होना चाहिए ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे डिफाइन करोगे इम्पल्स को। बिल्कुल सही बात है, अगर ये डाउट आया तो बहुत सही डाउट है। तो अभी हमने बोल रहे हैं कि 8t बराबर 0, 8t बराबर 4, एक्चुअल में जो टाइम इंटरवल होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ही बोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, एक बॉल लो, उस बॉल को दीवार के ऊपर मारो और वो वापस अपने पास आती है, कितना कम टाइम, देखो आप खुद देख लो, बॉल और दीवार के बीच जो टाइम, जो कांटेक्ट का टाइम होता है वो कितना कम होता है, देख सकते हो, है ना। तो दीवार और बॉल के जो बीच का टाइम होता है वो कितना कम होता है, गई और वापस आई, ऐसे ऐसे हो सकता है, कितना कम। बल्लेबाज किसी गेंद पे ऐसे शॉट मारता है तो कितने कम टाइम के लिए वो बॉल और जो बैट है उनके बीच कांटेक्ट होता है, बहुत कम टाइम के लिए। तो हम इसीलिए उस टाइम इंटरवल को, वो इतना छोटा होता है इसलिए उसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मान सकते हैं। डिफरेंशिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 0-2 में, है ना, जिसमें मैंने स्पीड और वेलोसिटी बताया, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि बहुत ज्यादा छोटा टाइम हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा इंटरवल हो जाए, तो उसको हम पर्टिकुलर इंस्टेंट मान सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमने ये इसलिए इसने पूछा कि ये टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे इंपल्स कितना होगा, टी बराबर 4 सेकंड पे इंपल्स कितना होगा, तो ये चीज आपको बतानी है। तो जे बराबर डेल पी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। मास तो देखो चेंज होता नहीं, वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एम की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एम की वैल्यू इसने दे रखी है क्या, एम 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 इसने नहीं दे रखा, नहीं एम नहीं दे रखा है क्या, टाइम ग्राफ, मास 4 kg, हाँ 4 kg दे रखा है तो 4 लिख दो। वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी देखो याद कर सकते हैं क्या हम, 0 पे यहाँ पे देखो 4 जो टाइम है 4, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या होती है, v बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होती है। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो 3/4, 3/4 को कैसे लिखते हैं, 0.75 भी लिख लो, 3/4 ही रख लो। तो अब आपको देखो क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 के लिए पूछ रहा है, 0 के लिए, जब आप 0 से देखते हो तो फाइनल यहाँ पे हो, यहाँ पे अभी जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तभी तो कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, ये बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको। वेलोसिटी जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब जगह एक जैसी है। तो वेलोसिटी जब 0 पे था, फिर थोड़ा थोड़ा इतना सा आगे गया, इतना थोड़ा सा आगे गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0.75, तो फाइनल वेलोसिटी थी 0.75 और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0। तो जे आपको मिल गया, जे 4 इंटू 0.75 को वापिस 3/4 लिख दो, आसानी से कैंसिल हो गया देखो। हाँ ठीक है। 3 इम्पल्स का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, इम्पल्स को हम लिखते हैं
चेंज देखो यहाँ पे ये रखो न्यूटन सेकंड, बना लो, अगर याद ना आए तो बना लिया करो। देखो 3 न्यूटन सेकंड। अब आपको निकालना है 4 सेकंड पे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वही, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, जो यहाँ पे थी वही यहाँ 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 कितनी वेलोसिटी थी, वो फॉर्मूला लगा दो पहले तो। 0.75 ही तो है, 0.75 ही है। m4 vf माइनस वी आई। वी इनिशियल कितनी है 0.75, फाइनल कितनी होगी 0 हो गई है ना। 0 यहाँ ये क्या दिख रहा है, पोजीशन कार आगे जो भी ये जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, वेलोसिटी रुक गई है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0.575। ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे t बराबर 0 पूछा था, इसलिए फाइनल, क्योंकि यहाँ पे 0 था फिर 0.75 हुआ, 0 था 0.75 0.75 0.75 0.75 फिर 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0, इस पे फाइनल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो आंसर तो इतना ही आ गया, बस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन सेकंड इसका यूनिट हो गई। वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इसको ट्राई करो। क्या बोल रहा है, 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at 2 ends of a slide in extensible string that goes over a frictionless pulley। पहले देखो पुली समझ लो यार, पुली क्या होती है। पुली समझ रखा होगा किसी किसी ने, तो किसी ने नहीं समझ रखा तो वो समझ लो। पहले क्या गांव में क्या होता था कि जो पानी का कुआं होता था, पानी के कुएं से पानी निकालने के लिए गांव के लोग जो है इस पुली का इस्तेमाल करते थे। पुली क्या होती थी कि यहाँ पे गांव के लोग इस रस्सी को खींचते थे ऐसे ऐसे पानी निकालने के लिए। ये वाला ये जो एंड है रस्सी का, इससे ये बंधा होता था, ये बाल्टी वगैरह ये कुएं के अंदर जाता था। फिर ये जो पुली है इसे यहाँ से ऐसे खींचते थे ऐसे, तो ये पुली साथ साथ में से घूमती थी ऐसे। जैसे मैंने इसे खींचा, मैं इसको खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूमती थी, फिर ऐसे खींचता जाता था, ऐसे घूमती जाती थी। ठीक है, तो मैं इसको खींच रहा हूँ ऐसे फिर पानी को ऊपर खींच लिया जाता था। तो ये होती है पुली। और पुली जो है यहाँ पे क्या बोला है, फ्रिक्शनलेस। तो यानी यहाँ पे ये जो रस्सी है ये स्ट्रिंग है, और ये जो पुली है इसके बीच फ्रिक्शन कितना 0। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है, ये आपको समझाया गया है इस क्वेश्चन में। तो अब अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 मास दे रखे हैं आपको, एक तो 8 kg का है, एक 12 kg का है, और ये दोनों फ्रिक्शनलेस पुली एक ही स्ट्रिंग के द्वारा, एक ही स्ट्रिंग, रस्सी एक ही है, रस्सी तो एक ही है, ऐसे 12 kg और इधर ये 8 kg। ले भाई 8 kg वाला बड़ा बना दिया, ठीक है 8 kg का ये फिर भी बड़ा ही है, कोई नहीं। चलो ये पुली है अपनी, इस पुली को मान लो यहाँ से किसी से हिंज कर रखा है, टांग रखा है, और ये 8 kg का, ये 12 kg का। बताओ भाई पुली इसको इधर खींचेगी, ये इधर इधर मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। टेंशन फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ पुलिंग होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगती है। तो टेंशन किस तरफ लगेगी, 12 kg को, 12 kg वाला जो मास है इसको इधर खींच रहा है नीचे की रस्सी को, तो टेंशन ऊपर की ओर। 8 kg वाला इसको इधर खींच रहा है, तो टेंशन ऊपर की ओर। ओके, mg फोर्स नीचे की ओर, mg 12 मास, जी 120 kg, फोर्स लग रहा है 120 kg, 8 kg 8 गुणा 10 80 kg। तो अगर ये इक्विलिब्रियम होता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती जो कि अभी के लिए नहीं है, तो फिर ये अगर होती तो t बराबर 120 kg होता, यहाँ पे t बराबर 80 kg होता, बट अभी तो नहीं है। तो नहीं है, कैसे पता चला नहीं है, अरे ये 12 kg है भाई, ये 8 kg है, ये इसको इधर खींच लेगा नीचे, ये मूव हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इधर इनका एक्सेलरेशन होगा। अब एक बात पूछता हूं मैं, देखो जिस एक्सेलरेशन से ये 12 kg नीचे जाएगा, 12 kg जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, क्या उसी एक्सेलरेशन से 8 kg वाला ऊपर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? तो जिस मान लो जिस एक्सेलरेशन से 12 kg नीचे जा रहा है, मान लो 2 से जा रहा है, तो कौन सा ऐसा फोर्स एक्स्ट्रा है
अगर फ्रिक्शन होता तो फिर अलग बात होती थी, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होता तो फिर ये जो टी यहाँ पे टी लिखा है ये भी इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते। पर चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली है और आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको फ्रिक्शनलेस पुली दी गई होगी, तो यहाँ पे ये जो टी टी बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन भी बराबर ही होगा। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, क्योंकि कोई इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स थोड़ी काम कर रहा है कि और उसको ऊपर धकेल रहा है, या फिर इसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स नीचे थोड़ी काम कर रहा है कि भाई इसको नीचे धकेल रहा है, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, ये mg फोर्सेस के कारण ऊपर नीचे जा रहे हैं अपने, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए 120 माइनस टी बराबर एम ए एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन होती है, यही हमने लिखी है। एफ नेट 120 माइनस टी एम ए, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखो, टी माइनस 80 बराबर एम ए। एम की जगह देखो यहाँ पे इनके मासेस खुद ही लिख दो, एम ये 120 नहीं 12 ए, ये 8 ये ए। अब बोलोगे भैया यहाँ पे 120 से घटाया है, यहाँ पे 80 को खुद को ही घटा दिया, 120 ज्यादा है ना, 120 ज्यादा है टी से, तभी तो नीचे जा रहा है। यहाँ पे ये टी जो है ये 80 से ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। ऐसे समझ के देखो कि ऊपर जा रहा है तो टी ज्यादा है, तभी तो इसको खींच ले रहा है 80 को। 120 ज्यादा है तभी तो ये टी का जो ये टी ऊपर की ओर है, फिर भी इसको नीचे की ओर खींच ले रहा है, इसलिए इस प्रकार लिखा गया। 120 ज्यादा है टी से तो 120 माइनस टी, टी ज्यादा है 80 से तो इसलिए ऐसा कर दिया। इक्वेशन नंबर 2, ये टी को देखो एलिमिनेट कर दो, यहाँ से टी एलिमिनेट हो जाएगा। कब होगा एलिमिनेट, इनको जोड़ने पर। तो लिख दो कि ऐड करने पर, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, तो 120 और 80 टी, देखो इनको जब ऐड किया जाता है तो जब इनको ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 120 माइनस 80 बचेगा 40, और टी तो कैंसिल हो गया, 120 माइनस टी बचा 40, 12a प्लस 8a 20a, 12 8 20 होते हैं 20a। एक्सेलरेशन 2 ही आ गया भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, निकाल लिया हमने, ठीक है। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज। देखो आपको ना बोला एक्चुअली में ये है कि एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन फोर्स निकालनी है। एक्सेलरेशन टेंशन फोर्स निकालनी है, कब निकालनी है, जब फोर्सेस को रिलीज कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला है जो फोर्स, जो ये मास है इनको रिलीज कर दिया गया, मतलब इनको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो 12 केजी नीचे जाएगा 8 केजी ऊपर जाएगा, 12 केजी नीचे जाएगा 8 केजी ऊपर जाएगा, इनको छोड़ दिया वेना रिलीज। एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स पूछा है तो आप एक्सेलरेशन निकाल लिया, टेंशन निकाल लो। इस ए की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में रख दो, जिसमें भी रखोगे आंसर आ जाएगा। टी बराबर टी, अभी रुको एक मिनट, 100 को किस में रखें, टी माइनस 80 बराबर 8 इंटू ए, इसमें रख देते हैं। टी बराबर 8 दूनी 16 प्लस 80, टी बराबर 96, ठीक है 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पढ़ो इसको, ट्राई करो, कर लिए ट्राई करें हम, ठीक है। A batsman deflect a ball by an angle 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km/h। देखो क्या हो रहा है, एक बॉलर आता है और वो बॉल कराता है ऐसे, क्या, ठीक है, ये तो बॉल की आवाज होगी, चलो बॉल की आवाज आप निकाल लो। तो 54 km/h उसकी स्पीड होती है। एक विराट कोहली या कोई रोहित शर्मा जो भी आपका फेवरेट बैट्समैन क्रिकेटर है, वो आप अज्यूम कर सकते हो, वो शॉट मारता है ऐसे, वो शॉट इस प्रकार मारता है कि जो बॉल की जो इनिशियल स्पीड होती है वो चेंज होती नहीं, और वो 45 डिग्री पे ऐसे आगे बढ़ जाती है। ऐसे देखो 45 डिग्री ऐसे बॉल ऐसे आई बॉल, और इसने मारा शॉट बैट्समैन ने, और ये 45 डिग्री पे इसने भेज दिया बॉल को, भाई चलो शॉट मार दिया चाक के ऐसे, ठीक है। ये स्थिति आपको दी गई है क्वेश्चन में। अब आपको बोला क्या है, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। इम्पल्स पूछा, इम्पार्टेड टू द बॉल,
यानी बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल पे कितना इंपल्स आया, बॉल को कितना इंपल्स मिला, इम्पार्टेड टू द बॉल, ठीक है। तो वही निकालना है आपको। इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डेल पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो निकल लो फाइनल मोमेंटम। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो डेल पी है यानी जो चेंज इन मोमेंटम है, इसके कंपोनेंट्स होंगे। हाँ होंगे भाई, देखो क्योंकि यार ये जो बैट्समैन है ना, इसने आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि इसने 45 डिग्री भेज दिया। अब 40 अब एंगल आ गया तो देखो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे, एक ऐसे, ऐसे एक ऐसे। ये जो देखो यहाँ पे ये बॉल जब ऐसे गई, इस बॉल के पास कुछ मास तो अपना था, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कितना मास था, 0.15 kg, ठीक है। अब बॉल के पास कुछ मास था, कुछ वेलोसिटी भी थी, तो इसका कुछ मोमेंटम भी था। इस मोमेंटम का कंपोनेंट एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, होगा ना। तो बस फिर अब बॉल जब आती है तो हम ऐसे खेलते हैं, ऐसे बैट से लेकर ऐसे शॉट मारते हैं। देखो मुझे तो इतना आता नहीं है, बट मैंने देखा है क्रिकेट, तो थोड़ा बहुत खेला भी है। तो बॉल जब ऐसे आती है तो हमारे वो पहले तो ऐसे बॉल ऐसे फेंकता है, थोड़ी ऊपर जाती है, फिर ऐसे नीचे आती है, टप्पा खा के फिर हमारे पास ऐसे आती है। तो ऐसे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बॉल जब आती है तो ऐसे आती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है ना बॉल का मोशन। बॉल जब आती है बॉलर से छुट के बैट्समैन के पास, तो बॉल का मोशन किस तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो उस टाइम पे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो इसका हॉरिजॉन्टल ही होगा, जो भी मोशन होगा बॉल जब आती है। वर्टिकल में इसका जीरो होगा, बट इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल में भी इसका वर्टिकल, बैट्समैन की गलती है, उसने ऐसा 45 डिग्री मार दिया बेचारे, उसको भी तो छक्का मारना ही होगा ना, अभी तो रन बनेंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री पे इसने मारा, इसका मोमेंटम का कंपोनेंट इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, बट जब बॉल आती है तो उसका कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो हमको निकालना पड़ेगा डेल पी एक्स, डेल पी वाई, दोनों निकल गए। तो फिर यहाँ पे फिर वो रूट वाला, वो रिजल्टेंट वाला डेल पी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल पी वाई का स्क्वायर, ये निकाल के ये हमें मिल जाएगा जी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। तो पहले आपको डेल पी एक्स निकालना होगा, डेल पी वाई निकालना होगा। डेल पी एक्स, एम मास तो चेंज होता ही नहीं, ठीक है, ओके। आपको निकालना है डेल वी, डेल वी निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो। ये एक्स की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ, क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। जब बॉल ऐसे गई या शुम, शॉट मारा उसने, तो शॉट मारा तो अक्स में कितनी होगी वेलोसिटी बताओ। पहले तो 54 किलोमीटर पर आवर, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्यों ऐसा यूनिट, एमकेएस यूनिट की जगह ऐसा यूनिट लेते हैं। तो 54 इंटू 1000 बट्टे में 3600, 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, ये 2 के पाड़े से कट गया, 2 5 10, ये 2 18, इतनी ठीक है हो गया। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 5 3 की 15, 15 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। कि इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 15 कोस 45, तो फाइनल है ना ये, फाइनल तो 15, इसने शॉट हमारा, ये फाइनल होगी 15 कोस 45, हॉरिजॉन्टल इस तरफ 15, तो एम कितना 0.15 kg, 15 कोस 45, 15 बट्टी √2 माइनस का 15, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, डेल पी एक्स मिल जाएगा आपको, ये डेल पी एक्स आपको मिल गया, मिल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कराने लग गया ना, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाती है, कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ फिर भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर इनको और कराने लगे कैलकुलेशन को, तो फिर और ज्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये आपके ऊपर है। डेल पी वाई मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एम 0.15, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कितनी 15 साइन 45, और ये वर्टिकल जीरो, जीरो होगी ना, इनिशियल तो जीरो होगी ना। जब बॉलर आता है फेंकता है तो हॉरिजॉन्टल होती है, सिर्फ शॉट मार देता है ऐसे ऐसे। जब बॉल आती है इनिशियल स्पीड उसकी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल में कंपोनेंट कुछ नहीं होता है इसका, वर्टिकल जीरो होता है।
तो इसको कैलकुलेट कर लो, डेल पी वाई मिल जाएगा आपको। ये डेल पी वाई और ये डेल पी एक्स दोनों यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दो, आपको इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्राई करो भाई इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लिए, ट्राई करें हम। ठीक है, A stone of mass 0.25 kg, a stone of mass 0.25 kg आपको दे रखा है, tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed 40 revolution per minute in a horizontal plane। अच्छा, एक स्टोन दे रखा है, ये वो स्टोन, इसकी इसका जो मास दे रखा है वो 0.25 kg दे रखा है, 0.25 kg। ठीक है, 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। ऐसे धीरे धीरे करके आईपीटी बनाओ, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्ड अराउंड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, यहाँ से मान लो इसको मुझे लगता है बांध दिया है, और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे सर्किल में से घुमाया जा रहा है ऐसे जैसे, जो वही एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल वाला एग्जांपल देखा था ना हमने, वो इक्वेशन था, वैसा सही है कुछ, इसमें भी हॉरिजॉन्टल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, यहाँ पे भी ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है आपको, ये दे रखी है 1.5 मीटर। ओके, और इसकी जो स्पीड दे रखी है, इसमें देखो आपको थोड़ा ऐसे उलझाया गया है, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो, नॉर्मल है, बट इसने सीधा सीधा नहीं दिया, डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा इनडायरेक्ट दे दिया, अब आपको निकालना पड़ेगा स्पीड इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार दिया इसने 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। समझते हो ना इसका मतलब, एक मिनट में 40 रिवोल्यूशन यानी 40 चक्कर लगा रहा है। इसकी तो स्पीड इस प्रकार है कि एक मिनट में 40 चक्कर पूरे कर लेता है ये। ठीक है, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन ज्ञात करनी है स्ट्रिंग में, टेंशन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी क्या, इस तरफ होगी क्या, इस तरफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, सर, तो इधर ये खींच के जाता है ऐसे, टकर ऐसे, तब पुलिंग इधर हो रही है, पुलिंग ये इधर खींच रहा है ऐसे, ये इधर इधर जा रहा है ऐसे, इधर इधर जा रहा है, पुलिंग इस तरफ हो रही है, तो टेंशन किस तरफ लगेगी, इधर, अपोजिट डायरेक्शन लगती है हमेशा पुलिंग के। हाँ, वेरी गुड, तो टी इस तरफ होगा, एक तो ये टी याद करना है। और देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड द स्ट्रिंग कैन। ठीक है, ये बाद का पार्ट है कि आपको टी की वैल्यू दी गई है और आपको मैक्सिमम स्पीड याद करनी है। पहले टी याद कर लेते हैं, फिर वी याद कर लेंगे बाद में। जो दो क्वेश्चन इसमें थोड़े अटैच किए गए हैं, दो क्वेश्चन है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो पहले तो देखो 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसको निकालो पहले तो। इसको कैसे निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो 60 सेकंड में, यानी एक मिनट में 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है ये, 40 रिवोल्यूशन कर रहा है। इस प्रकार से एक रिवोल्यूशन निकालते हैं हम, एक रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन कितना टाइम लगाएगा, एक रिवोल्यूशन करने में टाइम लगता है 60/40। एक रिवोल्यूशन किया कंप्लीट तो 60/40 कितना टाइम लगा, सेकंड। एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2πr, 60/6/4 सेकंड लगे इसको। ये तो 2πr निकाला हमने, हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो ऐसे करते हैं, उल्टा कर दिया क्या हमने, एक सेकंड में निकालते हैं, एक सेकंड में कितने चक्कर करता है। हाँ, एक सेकंड वाला ऐसे होता है 40/60 रिवोल्यूशन, ये ऐसे हो गया एक सेकंड। हाँ, तो 4/6 रेवोल्यूशन, एक सेकंड में 40/60 रेवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन है यहाँ पे, तो 4/6 रिवोल्यूशन करता है। एक रिवोल्यूशन में होता है 2πr, तो 2πr ऐसे, इसको हटा दो, ये हमारे कुछ काम का नहीं था, फालतू में निकाल लिया हमने, कोई नहीं, चलो। ऐसे अगर आप गलत कर भी लो ना, जैसे जैसे ये फालतू कर लिया था, आपको पता चल जाता है कि अरे हमने तो ऐसे ही कर लिया। तो एक सेकंड में यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकंड में
4/6 का मतलब होता है 2/3, तो 2 इंटू पाई यानी 3.154 टू आर 1.5 रेडियस में दे रखी नहीं, 2/3 टू पाई आर। ये क्या निकाल निकाल रहे हो आप, एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस, दूरी निकाल रहे हो आप, एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, एक सेकंड में कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है वो पार्टिकल, कितनी हो जाएगी आप कैलकुलेट कर लो यार, फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ये इसको डिवाइड करते हैं 0.5 मिलता है, इसको बट्टे में भेजा, 3×5 = 15, 0.5 मिला। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, 2 दूनी 4, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे कर देना। एक सेकंड में आपको जो भी मिलेगा, कितना मिलता है एक सेकंड में, ये आपको मिल जाएगा मीटर में। ठीक है, ये एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, एक सेकंड में मान लो कितनी एक्स मान लो, ठीक है, अक्स, तो एक सेकंड में इसने दूरी तय की अक्स, तो आपके पास जो वेलोसिटी कितनी आ गई, अक्स मीटर पर सेकंड आ गई। क्या ये चीज समझ में आई, अक्स मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में, रेवोल्यूशन पर मिनट था, हमने निकाली मीटर पर सेकंड में, तो ये आपके पास वेलोसिटी आई। अब हमें क्या करना है, टेंशन निकालनी है, निकाल सकते हो, अभी ऐसा इक्वेशन देखा था हमने कि हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेन में मूव कर रहा है, वहां पे जो टेंशन फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था, देखा था हमने। तो फिर टी बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल कर दो, एल यानी यहाँ पे 1.5 है, ये लिख दो भाई 1.5, एम की वैल्यू 0.25 kg, चलो टी बराबर, इसको मिटा देते हैं पूरे, टी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना दे रखा है, एम देखो 0.25 kg, वी आपने ये रहा निकाल लिया, जो भी आंसर आएगा निकाल सकते हो। ठीक, अक्स माना है तो अक्स स्क्वायर कर देना इसका, आर कितना 1.5, एम वी आप निकाल लिया, आर दे रखा है, तो टी निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, अब देखो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड पूछा है आपसे, मैक्सिमम स्पीड टी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू आपको दी गई है, एम की वैल्यू आपको दी गई है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है आपसे, वी स्क्वायर पूछा है, और टी की वैल्यू आपको दे दी गई है कि जब टेंशन फोर्स 200 न्यूटन हो जाए, टेंशन फोर्स 200 हो जाए तो हमें वी की वैल्यू बता दो, बता देंगे। हमारे पास आर है, हमारे पास एम है, हमारे पास ये टी है, पक्षांतरण वगैरह करके इसको सोल्व कर लेना, वी स्क्वायर वी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा था ना वैसा ही है ये, आपसे हो जाना चाहिए। करो इसको, जरूर से ट्राई करो और इसको निकालने की कोशिश करो, थोड़ा सा बस, एक थोड़ा सा चेंज है बस, थोड़ा सा, वो आपको आता है, बता देंगे, बट आप पहले ट्राई कर लो इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, उसमें देखो ये जो ट्रॉली है, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप करना आपको ये, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ, करने आपको ही है, तो सब निकालो आप खुद ही। ये इस प्रकार से है, या किस प्रकार है ये, हाँ, तो ये यहाँ पे रोलिंग मोशन कुछ इस प्रकार से है, ये देखो पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली है, ठीक है, और यहाँ पे कितना मास दिया गया है, 3 kg का मास है, 3 kg, 3 kg तो 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 3 × 10 30 न्यूटन। यहाँ पे आपको देखो इधर क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये दिया गया आपको, ठीक है, तो वही चीजें करनी है, इधर लग रहा है टी टेंशन, इधर लग रहा है टी टेंशन, इक्वेशन लिख लो, देखो टी ये इधर जा रहा है नीचे, तो 30 ज्यादा होगा, तो 30 - टी बराबर एम ए। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, वही कंडीशन, वही शायद क्वेश्चन नंबर 8 ही था शायद, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था ना कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, मास आपको दे ही रखे हैं, इसका भी मास कितना दे रखा है, ये 20 kg का दे रखा है आपको, 20 kg का, तो एक्सेलरेशन दोनों के सेम है, मास आपको दे रखी है, टी देखो ये टी भी सेम होंगे क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है,
ओके, तो यहाँ से आप अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, यहाँ से इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो ये इधर जा रहे हैं, टी ज्यादा है तो टी माइनस, ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी 30 न्यूटन ज्यादा है इसलिए 30 माइनस टी, ये इधर जा रहा है यानी टी ज्यादा है, तो अब टी माइनस क्या करेंगे, अब आप बताओ इधर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन है भाई, तीन प्रकार के फ्रिक्शन पढ़े हमने, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, ये मूव कर रहा है, गति में है, गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एफ के, तो टी माइनस एफ के एम ए, एम 20 ए, सेम है यहाँ पे भी इसका एम लिख दो 3 ए, बताओ, बस ये दो इक्वेशन बन गई ना। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 था, शायद वही था क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको ये क्वेश्चन नंबर मुझे प्रॉपर याद नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 था मेरे हिसाब से, तो वहां पे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, है ना, कुछ ना, वो 12 और 8 वाला था ना, इधर 12 था, इधर 8 था, इधर ये पुल्ली ऐसे बंधा हुआ था ऐसे, तो इधर इन दोनों के मासेस की ऐसे वैल्यू दे दी थी, और 12 8 ऐसे इस प्रकार थे, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एफ के है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये निकालना पड़ेगा आपको, बट वहां पे नंबर दे दिया था, कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आपने बड़ी आसानी से ये टी को एलिमिनेट कर दिया, इनको ऐड करके, इनको ऐड किया तो टी और टी कैंसिल हो गए, इनको फिर एक दूसरे से घटा दिया था, इनको ऐड कर दिया था, आपको ए मिल गया था, इस प्रकार के टी कैंसिल हो गए, 30 माइनस यहाँ पे कुछ नंबर था तो 30 माइनस किया और इनको ऐड किया, बट्टे में ले गए इसको, फिर ए वैल्यू आपको मिल गया था, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको मिले। अब यहाँ पे पहले आपको एफ के निकालना पड़ेगा, एफ के कैसे निकालते हो, फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, म्यू के एन, म्यू के एन, म्यू के की आपको वैल्यू दी गई है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया होगा, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.04 दिया गया है ट्रॉली, और इसका जो कोफिशिएंट है 0.04 दिया है, म्यू के की वैल्यू आपको दी गई है, बिल्कुल दी गई है 0.04, ठीक है, और एन आप निकाल सकते हो, mg फोर्स नीचे की ओर और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स, वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या, ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली का क्या वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम होगा, तो एन बराबर एमजी होगा, तो एन और एमजी निकाल सकते हो आप, एन बराबर मास 20 जी गुणा 10, तो एन 200 आ गया, 20 केजी दे रखा है, 10 दे रखा है, तो एम जी 200 न्यूटन निकाल लिया, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू आपको दी रखी है, एन आपने निकाल लिया, एफ के आपको मिल जाएगा, एफ के मिल जाने पे एफ के को यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करने के बाद आपको ए मिल जाएगा, आपसे ए ही पूछा है मेरे हिसाब से, हाँ 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 हाँ, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा टेंशन भी पूछी है, रुको दे मैं पढ़ लेता हूँ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो पूछा है, और आपको अगर टी निकालनी है तो एक्सेलरेशन भी निकालना ही पड़ेगा, हाँ, तो अगर आपको टी निकालना है तो टी निकालने के लिए एक्सेलरेशन वैसे भी निकालना पड़ेगा, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा भी है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी पूछ लिया, और लास्ट में आपसे टी भी पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन भी आपसे पूछ लिया, तो टेंशन ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ इस इक्वेशन में जो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, वैसा इक्वेशन था इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है, बट फिर भी मैंने आपको ऑलमोस्ट एक्सप्लेन तो करी थी पूरा, वैसे तो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हो ही गया।